नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एनईएफटी, आरटीजीएस और अदर ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है सेविंग बैंक अकाउंट में। दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से सरकार द्वारा नए नियमों में बदलाव किया गया है। नए इनकम टैक्स रूल 2026 जारी किए हैं जो 1 अप्रैल 2026 से आप पर लागू होने वाले हैं। इसी के साथ इनकम टैक्स नया एक्ट जारी किया है 2025, ये भी आपके लिए 1 अप्रैल से लागू होगा। अब इन रूल्स और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। कैश को लेकर तो किया ही गया था, लेकिन अब अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर अगर आप चेक के माध्यम से कैश डिपॉजिट करते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं, तो उसके लिए भी जो लिमिट है वो भी आपको जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इन लिमिट से ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा स्क्रूटनी की जा सकती है और साथ में आपको इनकम टैक्स की नोटिस भी आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा क्या लिमिट यहां पर दी गई है। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से मनी ट्रांसफर करते हैं यानी ट्रांजैक्शन करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो उस केस में सेविंग बैंक अकाउंट को लेकर क्या नई लिमिट जारी करी गई है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट को लेकर क्या यहाँ पर ऑनलाइन लिमिट दी गई है, यानी ऑनलाइन कितना आप पैसा जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर। चाहे आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट हो या एक से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको देखना है, यानी अप्रैल से लेकर मार्च के अंदर जितना भी पैसा आपके सेविंग बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, सभी को टोटल करके आपको देखना होगा। चाहे सिंगल डिपॉजिट हुआ है, चाहे टुकड़े टुकड़ों में डिपॉजिट क्यों ना हुआ है, यानी पूरे साल में आपने 10-10 लाख रुपए ऐसे करके 4 एंट्री कर दी तो टोटल 40 लाख हुआ, तो ये 40 लाख देखा जाएगा। या फिर अगर आपने 2-2 लाख रुपए करके पूरे साल में ऐसे 10 ट्रांजेक्शन किए हैं तो उस केस में 20 लाख हो गया, तो उस केस में 20 लाख देखा जाएगा। तो आपने सिंगल ट्रांजेक्शन किया है या मल्टीपल ट्रांजेक्शन किया है, सभी को यहां पर जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, डिपॉजिट किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश डिपॉजिट को लेकर। तो कैश डिपॉजिट को लेकर सरकार यहां पर स्ट्रिक्ट है। सरकार नहीं चाहती कि यहां पर जो है सभी जो है वो कैश को बढ़ावा दे, इसलिए डिजिटल इकोनॉमी के तहत डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, इसके वजह से कैश को जो है वो रोका जाता है, कैश में रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। तो इनकम टैक्स रूल के अंदर और इनकम टैक्स नियमों के अंदर कैश को लेकर क्लियर कहा गया है कि अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा आप नहीं कर सकते अगर आपके पास पैन कार्ड है। यानी अगर आप बैंक के अंदर पैसा कैश जमा करने जा रहे हैं, चाहे आपने एक बार में जमा किया है, चाहे आपने मल्टीपल टाइम में जमा किया है, ध्यान रखिएगा अगर आपने उस बैंक को अपना पैन कार्ड दिया हुआ है, बैंक के पास आपका पैन कार्ड है और आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं 10 लाख रुपया उससे ज्यादा, तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। यानी जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कोऑपरेटिव बैंक है, वो आपकी रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा कि इतने पैन कार्ड होल्डर हैं जिन्होंने पूरे साल में कैश डिपॉजिट जो है वो 10 लाख से ज्यादा किया है। 10 लाख से अगर कम किया है तो यहां पर आपकी कोई रिपोर्टिंग जो है बैंक द्वारा डायरेक्टली नहीं की जाएगी। अच्छा, जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है उन लोगों के लिए लिमिट सरकार ने घटाकर 5 लाख कर दी है। यानी आपने बैंक में आधार कार्ड दिया होगा या एक नया फॉर्म है जो आपको जमा करना है 1 अप्रैल से, उस फॉर्म के तहत आप अपना डिक्लेरेशन दे रहे हो कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप अपना एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल, आधार कार्ड, सारी डिटेल दे रहे हो, तो उस केस में अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस क्या करेगी, 5 लाख से ज्यादा अगर पूरे साल में अप्रैल से लेकर मार्च तक अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगी कि ये नॉन पैन वाले हैं जिन्होंने 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए जो है यहां पर पूरे साल में जमा किए हैं। तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो यहां पर आपके लिए लिमिट 10 लाख नहीं 5 लाख की मानी जाएगी। ये हमने बात कर ली कैश डिपॉजिट के बारे में सेविंग बैंक अकाउंट में। लेकिन अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक के थ्रू किसी भी माध्यम से ऑनलाइन अगर आप डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट में, चाहे आपने किया हो अपने ही अकाउंट में या किसी और व्यक्ति ने आपके अकाउंट में किया है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर कोई डायरेक्ट मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है। अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, आपके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट हो रहा है, यानी डिपॉजिट अगर आपके अकाउंट में हो रहा है,
तो कोई डायरेक्ट लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कितना भी अकाउंट में आपके डिपॉजिट हो सकता है। सरकार ने ऑनलाइन वालों को लिए छूट दी गई है कि आप कितना भी डिपॉजिट करवाइए, हम यहां पर आपको यानी जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो यहां पर कोई भी रिपोर्टिंग आपकी नहीं करेगा। कैश में रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि कैश में सोर्स यहां पर बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सरकार नहीं चाहती कि कैश को यहां पर बढ़ावा दिया जाए, इस वजह से कैश में रिस्ट्रिक्शन रखी गई है। लेकिन ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के माध्यम से, तो उस केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें आप कितना भी पैसा जो है वो ट्रांसफर करवा सकते हैं आपके अकाउंट के अंदर। लेकिन कई बार बैंक की खुद की डेली लिमिट होती है, तो वो आपको देख के चलना है एज पर द आरबीआई रूल के हिसाब से। एग्जांपल के तौर पर अगर एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक आरटीजीएस जो है मिनिमम 2 लाख का अलाउ करती है और मैक्सिमम 25 लाख तक आप कर सकते हो एक दिन में। एनईएफटी की बात करें तो 1 रुपए से लेकर 25 लाख तक आप कर सकते हो। अच्छा, ये जो लिमिट है वो आरबीआई द्वारा, बैंकों द्वारा अलग अलग रहती है, लेकिन इनकम टैक्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरी छूट दी है, आप कितना भी जो है पैसा अपने खाते में मंगवा सकते हैं अगर ऑनलाइन माध्यम से है, कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं दी गई है। ऑनलाइन ट्रांसफर सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। अगर आप जो है एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई किसी भी माध्यम से करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स लॉ इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, सिर्फ आपको सोर्स ऑफ मनी बताना यहां पर जरूरी हो जाता है। यानी मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए आ रहे हैं, तो ये 50 लाख रुपए कहां से आए, सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि आपने प्रॉपर्टी बेची, उसके आए हैं। तो आपने जो प्रॉपर्टी बेची है, क्या आपने प्रॉपर आईटीआर में दिखाया है? क्या आपकी सैलरी थी जो आपने यहां पर इनकम है अपनी आईटीआर में शो करा है? अगर ये प्रॉपर सोर्स या टैक्स आपने भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप कितना भी यहां पर जो है ऑनलाइन माध्यम के थ्रू जो है वो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं। अच्छा, कैश को लेकर भी कोई रिस्ट्रिक्शन वैसे नहीं है, लेकिन 10 लाख से ऊपर हुआ तो बैंक सीधा रिपोर्ट कर देती है। बाकी अगर कैश की भी अगर बात करें तो वो भी आप कितना भी मंगवा सकते हैं, सिर्फ आपको सोर्स और एक्सप्लेन करना जरूरी है, और प्रॉपर उस पर अगर टैक्स दिया है कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट, यहां पर इनकम टैक्स नोटिस आपको कब आ सकती है ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने खाते में 20 लाख रुपया मंगवा रहा है एनएफटीए के थ्रू, लेकिन आईटीआर कितनी दिखा रहा है, 3 लाख रुपए की, तो ये तो सस्पिशियस है। यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपसे जो है वो पूछ सकता है कि आपने आईटीआर तो 3 लाख की भरी है लेकिन 20 लाख दिखाए, तो बाकी के 17 लाख रुपए आपके पास कहां से आए? क्यों इसको इनकम आपने रिपोर्ट नहीं करी? इसका सोर्स बताइए, टैक्स बताइए, क्या आपने इस पर टैक्स भरा है, नहीं भरा है? अब हो सकता है ये आपका लोन हो, आपने लोन लिया हुआ हो, तो प्रॉपर सोर्स या एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए, या आपने किसी से, आपके रिलेटिव ने आपको गिफ्ट दे दिया हो, पैसा बैंक ट्रांसफर कर दिया हो, तो जो भी यहां पर आपके क्रेडिट साइड में यानी डिपॉजिट साइड में आ रहा है, सेविंग बैंक अकाउंट में है, उसको एक्सप्लेन करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो टैक्सेबल है तो उस पर टैक्स है ना देना है, और अगर वो एग्जेम्प्ट है तो उस पर टैक्स नहीं देना, लेकिन उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर लोन है तो प्रॉपर सैंक्शन लेटर या जो भी लोन का एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर किसी से गिफ्ट लिया रिलेटिव से, तो गिफ्ट डीड या गिफ्ट का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। प्रॉपर ट्रांजैक्शन ट्रांसफर जो है बैंक अकाउंट से होने चाहिए, तो उनकी आईटीआर होनी चाहिए, सामने वाले की जो डोनर है उसका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, उनका सोर्स प्रॉपर होना चाहिए। तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है तो कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको परेशान नहीं कर सकता। ये तो हमने बात कर ली सेविंग डिपॉजिट के बारे में। विड्रॉल की अगर बात करें तो सेविंग बैंक अकाउंट में अगर विड्रॉल की बात करें तो कैश विड्रॉ अगर आप करते हैं तो उसके लिए टीडीएस काटा जाता है सेक्शन 393 टेबल नंबर सीरियल नंबर 5 में। अच्छा, टीडीएस रेट अब एक ही रहेगी 2%, 5% यहां पर जो सरकार ने वो हटा दी है। जो लोग नॉन आईटीआर फाइलर हैं उन लोगों के लिए 20 लाख से लिमिट होती थी, 20 लाख से 1 करोड़ पे 2%, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो 5%, और 3 साल के उन्हें आईटीआर लगातार अगर वो नहीं भरते तो वो नॉन आईटीआर फाइलर माने जाते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से हटा दी है। अब आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, नहीं फाइल कर रहे हैं, 2% का टीडीएस रेट आपके लिए रखा जाएगा। बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कोऑपरेटिव बैंक है, ये आपका टीडीएस 2% काटेगी कब? अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल एचयूएफ हैं तो उसके इसमें 1 करोड़ की लिमिट के ऊपर, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके इसमें 3 करोड़ के ऊपर जो है वो आपका टीडीएस काटा जाएगा। चाहे आपका एक सेविंग अकाउंट हो या एक सेविंग अकाउंट हो या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट हो, आपने एटीएम से कैश विड्रॉ किया है, कैश काउंटर में किया है जाकर कैश विड्रॉ, तो ये लिमिट के अंदर देखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो 20 लाख की लिमिट थी, एक तो सरकार ने वो खत्म कर दी, नॉन आईटीआर फाइलर जो है वो भी कंडीशन खत्म कर दी, टीडीएस रेट 5% खत्म कर दिया। अब यहां पर सिर्फ 2% टीडीएस रहेगा। अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा बैंक में अगर कैश विड्रॉ किया है तब आपका टीडीएस काटा जाएगा। इस टीडीएस को अगर वापस रिफंड लेना है
आईटीआर आपको फाइल करनी पड़ सकती है। तो 1 करोड़ नॉर्मल पर्सन के लिए, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी पर्सन है तो उसके लिए 3 करोड़ की लिमिट रहेगी, यानी 3 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 3 करोड़ के ऊपर होगा तो फिर आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। मान लीजिए आपका 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो है पूरे साल में, आप नॉर्मल इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है या नॉर्मल पर्सन है, आपने कैश विड्रॉ किया है, तो जो 20 लाख एक्स्ट्रा है, 1 करोड़ तक तो माफ है, 20 लाख पर आपको 2% यानी 40,000 रुपए का टीडीएस काट के बैंक जो है, पोस्ट ऑफिस जो है वो सरकार को जमा कर देगी। फिर आप आईटीआर जब फाइल करेंगे 31 जुलाई 31 अगस्त को, तो वो पैसा जो वो आप रिफंड क्लेम कर पाएंगे। अच्छा, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ऑनलाइन ट्रांसफर, यूपीआई, अदर ऑनलाइन मोड है, तो यहां पर कोई भी मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट नहीं है, ना ही यहां पर आपका कोई टीडीएस कटेगा। आप कितना भी पैसा विड्रॉ करें ऑनलाइन माध्यम से, एनईएफटी से, आरटीजीएस से, अगर आप पैसा किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, विड्रॉ ही तो हो गया वो एक चीज का, यानी आप डेबिट कर रहे हैं, तो इस केस में चाहे आप किसी भी मोड से अगर आप पैसा सेविंग अकाउंट से डेबिट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और को, तो वहां पर कोई भी टीडीएस लायबिलिटी नहीं आती है। चाहे आपने 1 करोड़ किया, 5 करोड़ किया, 10 करोड़ किया है, कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। टीडीएस की जो लिमिट है वो सिर्फ कैश विड्रॉल पर एप्लीकेबल रहेगी। ऑनलाइन अगर आप विड्रॉल करते हैं तो कोई लिमिट यहां पर आपके लिए टीडीएस की नहीं होगी। लेकिन हो सकता है कि बैंक यहां पर आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई के कुछ नियम होते हैं जहां पर एक लिमिट से ज्यादा आप पैसा जो वो किसी को भी भेज नहीं सकते, तो वहां पर आरबीआई या बैंक आपको रोक सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स लॉ के अंदर कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है 12 लाख रुपए, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं 15 लाख रुपए, तो 12 लाख सैलरी है, 15 लाख आप ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यहाँ पर जो है नॉर्मल लग रहा है, यहाँ पर आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन इश्यू कब आ जाएगा, अगर आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं 3 लाख रुपया और ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं 60 लाख रुपया, तो यहां पर डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, भले आपने ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर क्यों ना किया हो। आईटीआर तो आप 3 लाख के भर रहे हैं और आप ट्रांसफर 60 लाख रुपए कर रहे हैं, तो बाकी का ये जो गैप है इतना बड़ा, ये गैप कैसे यहां पर हो रहा है, कैसे आप इतना ट्रांसफर कर पा रहे हैं जबकि आपकी इनकम 3 लाख रुपए है। तो यहां पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आपको बताना है सोर्स क्या है। हमने ऑलरेडी आपको बताया, गिफ्ट हो सकता है, लोन हो सकता है, आपने किसी से लोन लिया हो, गिफ्ट हो, या आपकी कोई पास्ट सेविंग हो, पर्सनल इनकम हो, तो ये आपको प्रूव करना जरूरी है कि जो भी आपकी ये जो डिफरेंस है 57 लाख का, ये आपकी इनकम नहीं है, इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इससे संतुष्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर आप पर कोई भी आगे कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखिएगा नोटिस आ सकती है। अच्छा, सिर्फ विड्रॉल करना या ट्रांसफर करना खुद के ही पैसों को, ये ऑटोमेटिक टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता। टैक्स लायबिलिटी कब आप पर आएगी, जब आपकी कोई इनकम होती है या कोई क्रेडिट जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उस केस में सरकार आप पर टैक्स लगाती है। अगर आप अपने ही पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी कोई इनकम आई है फिर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो इनकम अगर आईटीआर में नहीं दिखाएंगे तो उस पर टैक्स लगना है। या कोई ऐसी इनकम है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए मुसीबत बन सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी आपके लिए होती है। ध्यान रखिएगा, कब आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी होती है, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा, चाहे आपका एक सेविंग अकाउंट हो या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट हो, टोटल डिपॉजिट यहां पर देखा जाएगा। अगर 50 लाख से ज्यादा है, भले ही आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम क्यों ना है, आप कह रहे हैं मेरी 2 लाख 3 लाख की इनकम है, लेकिन फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। तो यहां पर 50 लाख की लिमिट जो है वो आपको देखना है सभी सेविंग अकाउंट को मिलाकर, चाहे आपके 3 सेविंग अकाउंट हो, 4 हो, सभी को मिलाकर ये डिपॉजिट देखा जाएगा। 50 लाख से ज्यादा हुआ, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। अच्छा, यहां पर डिपॉजिट क्या होता है, सिर्फ कैश डिपॉजिट आप बैंक ब्रांच में कर रहे हैं या सीडीएम मशीन में कर रहे हैं वही नहीं होगा, अगर आपने ऑनलाइन या नॉन कैश डिपॉजिट किया है वो भी कंसिडर किया जाएगा। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई ट्रांसफर, चेक डिपॉजिट किया है या बैंक ट्रांसफर से किया है किसी और बैंक में, तो ये सारी लिमिट जो है आपके टोटल डिपॉजिट में देखी जाएगी। 50 लाख से ज्यादा होगी, आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। क्रेडिट साइड में यहां पर देखा जाएगा, फिर यहां पर चाहे वो लोन के माध्यम से पैसा आया हो, चाहे वो गिफ्ट के माध्यम से पैसा आया, पास्ट इनकम के माध्यम से पैसा आया, आपकी कोई इनकम है, कोई टर्नओवर है, बिजनेस सेल है, जो भी पैसा आपके सेविंग बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड आ रहा है, डिपॉजिट आ रहा है, 50 लाख से ज्यादा हो गया, तो यहां पर आपको आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी हो जाएगी। तो आईटीआर आपके लिए कंपलसरी हो जाएगी। यहां पर आपको सोर्स हो सकता है डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करना पड़े कि इतना पैसा आपके पास आया कहां से, 50 लाख से ज्यादा आपके पास पैसा आया कहां से, जबकि आपकी इनकम 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए है।
तो यहां पर आपको नोटिस जारी हो सकती है, आपको सोर्स प्रॉपर बताना पड़ सकता है। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी तो उस केस में ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। यहां पर आपको लेट फीस 1000 5000 की लग सकती है, तो वो भी आपके लिए एप्लीकेबल रहती है। 50 लाख का डिपॉजिट जो लिमिट है बोथ कैश और ऑनलाइन डिपॉजिट को लेकर माना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या मैंडेटरी है अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर। ध्यान रखिएगा, कई लोगों को यहां पर गलतफहमी होती है कि बैंक डिपॉजिट जो आप कर रहे हैं अगर वो लिमिट से ज्यादा हुआ तो जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कब लेना होता है, जब आपका बिजनेस टर्नओवर जो है वो लिमिट से ज्यादा होता है, ना कि आपका बैंक डिपॉजिट। अच्छा, बैंक डिपॉजिट और टर्नओवर में फर्क होता है। सेविंग बैंक अकाउंट में जो पैसा आपके डिपॉजिट हो रहा है जरूरी नहीं है कि वो आपका टर्नओवर हो सकता है आपका टर्नओवर हो, लेकिन टर्नओवर के अलावा भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट यहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई है। अगर आपका सिर्फ गुड्स है और इंट्रा स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो 40 लाख की लिमिट है, और अगर आपने यहां पर सर्विस दी है तो उस केस में 20 लाख की लिमिट दी गई है, और स्पेशल स्टेट्स है तो 10 लाख की लिमिट है। इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं यानी गुजरात से आप महाराष्ट्र में अगर सप्लाई करते हैं तो वहां पर कोई लिमिट नहीं है, जीरो लिमिट है। तो लिमिट दी गई है, इस लिमिट से ज्यादा अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में सेल की बात करेंगे हम, टर्नओवर अगर आ रहा है तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो बैंक डिपॉजिट और टर्नओवर में फर्क होता है। बैंक डिपॉजिट में आपका कैश, एनईएफटी, आरटीजीएस सभी ऑनलाइन माध्यम या कैश माध्यम के जितने भी तरीके हैं वो आ जाते हैं। इसी के साथ सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट आपका कभी भी टर्नओवर नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें हो सकता है आपकी पर्सनल सेविंग हो, लोन अमाउंट हो, गिफ्ट फ्रॉम फैमिली हो, ट्रांसफर फ्रॉम अनदर बैंक, आपके खुद के ही बैंक अकाउंट से हुआ, आपने कोई पर्सनल एसेट बेची है, पास्ट सेविंग है, तो ये जो है वो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में हो सकता है, लेकिन ये आपका टर्नओवर नहीं होता। तो कभी भी इन जीएसटी डिपार्टमेंट से अगर आपको नोटिस आती है कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट में भाई 40 लाख रुपए से ज्यादा जमा हुए हैं, 50 लाख से ज्यादा जमा है, तो इसका जो है हमें सोर्स बताइए, तो आपको बताना होगा। अगर लोन है, गिफ्ट है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे कि आपको ये प्रूव करना होगा कि जो भी पैसा आया है वो मेरा टर्नओवर नहीं है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो जीएसटी यहां पर आपके लिए मैंडेटरी नहीं होगा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना होता है, जब आपका बिजनेस हो और आपका सेल टर्नओवर जो है वो 40 20 और 10 लाख से ज्यादा है, तब यहां पर माना जाएगा। सेविंग बैंक अकाउंट में अगर लिमिट ज्यादा है तो इन जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आपको आ सकती है, लेकिन आप प्रॉपर अगर सोर्स बता देंगे, प्रूव कर पाएंगे कि जो भी डिपॉजिट है वो आपका टर्नओवर नहीं है, तो उस केस में आप बच जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है वो आपका टर्नओवर है। टर्नओवर अलग से देखा जाता है, जो आपका बिजनेस का होता है वो कैलकुलेशन किया जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। बैंक डिपॉजिट या सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट है वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर नहीं माना जाएगा। टैक्स ऑडिट की अगर बात करें तो ऑनलाइन माध्यम से अगर आपके पैसा आया हुआ है तो टर्नओवर, यहां पर भी आपको टर्नओवर देखना है 1 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट आपके लिए एप्लीकेबल है। सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट आपका टर्नओवर देखा जाएगा। जो और कोई माध्यम से पैसा आ रहा है अगर वो टर्नओवर नहीं है तो उसे कंसिडर आपको नहीं करना है। अच्छा, डिपॉजिट यहां पर भी कैश डिपॉजिट हो रहा है, एनईएफटी, आरटीजीएस से ऑनलाइन माध्यम से जो भी डिपॉजिट हो रहा है उसको कंसिडर किया जाएगा। टर्नओवर अगर आपका 2 करोड़ तक का है तो आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का फायदा मिलता है 8% कैश टर्नओवर पे और 6% ऑनलाइन टर्नओवर पे। अच्छा, एक और चीज है इसमें, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट अगर आपका 5% से ज्यादा नहीं है तो ऑडिट की लिमिट आपके लिए 10 करोड़ की हो जाती है। और ऑडिट की रिटर्न कब भरी जाती है, 31 अक्टूबर 2026 को भरी जाएगी, और रिपोर्ट जो फाइल करनी है वो 30 सितंबर को आपको फाइल करनी है। तो ध्यान रखिएगा, टैक्स ऑडिट में चाहे आपके ऑनलाइन माध्यम से भी पैसा आ रहा है तो 1 करोड़ से अगर ज्यादा हुआ, पर आपको टर्नओवर देखना है, बैंक डिपॉजिट यहां नहीं देखना। टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट एप्लीकेबल है, और 10 करोड़ से ज्यादा है, अगर आपने कैश में ज्यादा नहीं किया 5% से ज्यादा, तो उस केस में 10 करोड़ की लिमिट आपको मिल जाती है। नेक्स्ट, कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको पेनल्टी नहीं लगाई जाती। कैश अगर आप करते हैं लिमिट से ज्यादा तो अब आपको 100% पेनल्टी लगती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कभी भी आपको पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। अगर आप किसी से लोन ले रहे हैं, रिपेमेंट कर रहे हैं, 20,000 से ज्यादा भी क्यों ना है, अकाउंट पे चेक से ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं, कोई पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। अगर आपने ऑनलाइन माध्यम से पैसा रिसीव किया है किसी से भी 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा गुड्स या सर्विस के लिए, कोई भी पर्सन से अगर आप रिसीव कर रहे हैं 2 लाख से ज्यादा, कैश में अगर होता तो 100% पेनल्टी लगती, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से है
कोई पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। डोनेशन आप 2000 रुपए से ज्यादा कर सकते हैं, कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। हेल्थ पॉलिसी अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई अदर ऑनलाइन मोड से करते हैं तो ये आपको अलाउ होता है। कैश में करेंगे तो डिसअलाउ हो जाएगा, कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलता। पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन कैश में करते हैं तो पूरा का पूरा डिसअलाउ, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से करेंगे तो आपको अलाउ होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आप इमोबल प्रॉपर्टी ले रहे हैं वापस, जो इमोबल प्रॉपर्टी का एडवांस दे रहे हैं, तो उस केस में 20,000 रुपए से ज्यादा का अगर है तो वो आपको ऑनलाइन मोड से अलाउ किया जाएगा। गिफ्ट ले रहे हैं रिलेटिव से, बैंक ट्रांसफर करते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लिमिट के अंदर आप यहां पर कर सकते हैं। कैश में ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख से ज्यादा गिफ्ट आप रिलेटिव से नहीं ले पाएंगे, वहां पर 100% पेनल्टी आप पे लग जाएगी। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बिजनेस एक्सपेंस अगर आप बैंक के माध्यम से करते हैं तो कभी भी डिसअलाउंस नहीं होगा। तो ऑनलाइन माध्यम के फायदे बहुत हैं, आपको कोई भी पेनल्टी, कोई भी डिसअलाउंस नहीं होगा, कोई भी यहाँ पर टैक्स जो है वो यहाँ पर नहीं लगेगा अगर वो आपकी इनकम या टर्नओवर नहीं है। अगर आपकी इनकम है, टर्नओवर है, उसको प्रॉपर आप आईटीआर में दिखाते हैं, ऑनलाइन माध्यम से आपने ट्रांजैक्शन किया है, तो हमेशा आप सेफ रहेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में। आप यहाँ पर जो है वो कंप्लायंस करते हैं, क्योंकि कैश इकोनॉमी को यहाँ पर खत्म करना चाहती है गवर्नमेंट। और अगर आप उसी तरह से अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सभी करते हैं तो कभी भी आपको जो है ब्लैक मनी के तहत नहीं देखा जाता। आपको सिर्फ जो है ट्रांजैक्शन आपने किए हैं, अगर कोई इनकम है तो वो आप आईटीआर में दिखा दे, टैक्स उस पर भर दे, तो कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।